जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम शक्ति के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, तो आज उसका नेक्स्ट भाग देखेंगे। हाँ, तो उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो अभी बनाया है नोटिस को लेकर, उससे आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें डिटेल में हमने बताया है कैसे एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक उम्मीद है इस बार एग्ज़ाम मोड चेंज होने वाला है, क्योंकि नोटिस में तो यही दिया गया है कि OMR शीट से एग्ज़ाम होने वाला है। उसके साथ साथ PhD एंट्रेंस के लिए भी वह एग्ज़ाम एलिजिबल होंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम पहला जो सिद्धांत है वह वेबर का शक्ति का सिद्धांत है। तो वेबर के शक्ति के सिद्धांत को हम त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं या शून्य सिद्धांत कहते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, और हम उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। तो वेबर का सिद्धांत, उनके शक्ति के सिद्धांत को त्रिआयामी या शून्य जीरो सम थियरी भी कहते हैं। तो कई बार जीरो सम थियरी ही ज़्यादा करके पूछा जाता है। मार्क्स मानते हैं कि शक्ति का मुख्य व्यक्ति की आर्थिक क्षमताओं पर निर्भर करती है, अर्थात जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी उसी के पास राजनैतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आदि शक्तियाँ भी होती हैं। ऐसा कौन मानते हैं? तो ऐसा मानते हैं मार्क्स। वहीं वेबर मानते हैं कि आर्थिक शक्ति राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। तो वेबर क्या कहते हैं? आर्थिक शक्ति राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने में सहायक तो हो सकती है, परंतु उसका निर्धारक नहीं होती। और मार्क्स मानते हैं कि आर्थिक शक्ति अन्य शक्तियों का निर्धारण करती है, लेकिन वेबर कहते हैं सहायता तो कर सकती है पर निर्धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि जहां आर्थिक शक्ति का स्रोत बाजार की परिस्थितियां, मार्केटिंग सिचुएशन होती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आर्थिक शक्ति का जो स्रोत होते हैं वह क्या होता है? बाजार परिस्थितियां होती, मार्केट सिचुएशन होती है कि व्यक्ति की मार्केट में स्थिति क्या है। वहीं राजनीतिक शक्ति का स्रोत दल या पार्टी होती है, जो प्रतिष्ठा या जीवन शैली, कीवर्ड देखिए, लाइफ स्टाइल से संबंधित होता है। तो बाजार परिस्थितियां जीवन अवसर के सिद्धांत पे, लाइफ चांस पे जुड़ी होती हैं, बाजार परिस्थितियों पे रहती हैं आर्थिक शक्ति जो होती है। लेकिन राजनीतिक शक्ति दल या पार्टी से जुड़ा होता है, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। प्रतिष्ठा जो है जीवन शैली से जुड़ा होता है। ऐसा कौन कहते हैं? मैक्स वेबर की त्रिआयामी अवधारणा को हम जानते हैं किसका? क्लास, स्टेटस एंड पावर के नाम से। वेबर मानते हैं कि शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग के हाथ में निहित नहीं होती है। वेबर ने कहा शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग के हाथ में निहित नहीं होती है, बल्कि एक समूह द्वारा निश्चित नियमों के आधार पर प्राप्त की जाती है। जहां मार्क्स क्या मानते हैं कि व्यक्ति शक्ति है जो व्यक्ति या वर्ग के हाथ में निहित होता है, जिसका आर्थिक शक्तियों पर कंट्रोल होता है। उसके जस्ट विपरीत वेबर कहते हैं नहीं, व्यक्ति किसी निश्चित समूह के पास होता है और कुछ निश्चित नियमों के माध्यम से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। अन्य व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शक्ति आर्थिक क्षमता और जीवन शैली से स्वतंत्र है, और दल के माध्यम से इस पर विभिन्न नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्लास की बात की, स्टेटस की बात की, उसके बाद इन्होंने पावर की बात की। तो क्लास में इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन अवसर क्या मिलता है, उसके पास संसाधन क्या होते हैं, बाजार में उसकी स्थितियां क्या है, उस आधार पर उसके क्लास का निर्धारण होता है, अर्थात वर्ग का निर्धारण होता है कि वह किस वर्ग में रहेगा। स्टेटस की बात उन्होंने की, तो इन्होंने कहा व्यक्ति की लाइफ स्टाइल कैसी है, जीवन शैली कैसी है, उससे व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन तीसरा इन्होंने बताया पावर। तो पावर का स्रोत इन्होंने दल एवं पार्टियों को बताया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है शक्ति प्राप्त करता है। कुछ अन्य विचारक हैं सम अदर व्यूज, जैसे रॉबर्ट डाहल है। यहाँ पे रॉबर्ट डाहल ने अपनी
पुस्तक जो है हु गवर्न्स, पुस्तक भी याद रखेंगे। हु गवर्न्स में न्यू हेवंस नामक स्थान पर, हु गवर्न्स में न्यू हेवंस नामक स्थान का जो है इन्होंने अध्ययन किया है तथा यह तथ्य जानने का प्रयास किया कि निर्णय लेने के अधिकार पर किसी एक समूह का एकाधिकार होता है, वह सामुदायिक मामला है। उन्होंने न्यू हेवंस में बाहुल्यवादी शक्ति, तो इन्होंने बाहुल्यवादी शक्ति संरचना प्लूरलिस्टिक पावर स्ट्रक्चर देखी, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक या धार्मिक अलग अलग समूहों का वर्चस्व होता है, इसीलिए शक्ति की इनके अनुसार जो है समूह के हाथों में होती है। तो रॉबर्ट क्या मानते हैं, रॉबर्ट ये राहल ये मानते हैं कि अलग अलग संस्थानों का पावर, जैसे आर्थिक शक्ति किसी अन्य समूह के पास है, राजनैतिक शक्ति किसी अन्य समूह के पास है, शैक्षिक शक्ति किसी और के पास है और धार्मिक शक्ति किसी और के पास है, मतलब अलग अलग समूहों के पास है। तो इन्होंने क्या निर्णय निकाला, निष्कर्ष, कि समूह के हाथों में शक्ति होती है। इन्होंने कहा किसी एक समूह के हाथों में शक्ति नहीं होती है, हर समूह, अलग अलग समूहों के पास हर प्रकार की शक्ति हो सकती है, अर्थात समूह के हाथ में निहित होती है लेकिन केवल एक समूह के पास नहीं। अगला है अर्नाल्ड एम रोज। अर्नाल्ड एम रोज के विचार हैं जो है इन्होंने अपनी पुस्तक द पावर स्ट्रक्चर में अमेरिकी शक्ति संरचना की अध्ययन करके दिया है। C.W. मिल्स के विचार से इन्होंने असहमति व्यक्त कर कि सत्ता किसी एक समूह के हाथ में होती है। W. मिल्स का क्या विचार था कि सत्ता किसी एक समूह के पास होता है, C.W. मिल्स का विचार था। तो इससे कौन, अर्नाल्ड एम रोज जो है असमर्थ थे, अस्वीकृत किया। इनके अनुसार समाज में कई तरह के अभिजन होते हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव होता है। कोई आर्थिक शक्ति में प्रभुत्व होता है, कोई राजनीतिक में होता है, कोई सैनिक शक्ति में होता है, तो कोई धार्मिक में होता है, कोई अन्य शक्तियों से अपने हितों को समाज को बचाए रखने तथा सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, बल्कि यथार्थ यह है कि इनके जो हित होते हैं वह आपस में टकराते रहते हैं। तो जैसा कि पहले मिल्स ने कहा था कि समूह किसी एक शक्ति जो है किसी एक समूह के पास होता है, उससे असहमति प्रकट करते हुए जो है अर्नाल्ड एम रोज क्या कहते हैं कि अलग अलग शक्तियों के लिए अलग अलग समूहों के पास हो सकते हैं और इनके जो हित हैं वह आपस में टकराते रहते हैं। अगला है रेमंड एरोन का जो विचार है वह साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखा गया है। इन्होंने लोकतांत्रिक समाज के राजनीतिक शासकों की तुलना में अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग के हाथों में कहीं अधिक शक्ति है, क्योंकि इनके हाथों में राजनीतिक व आर्थिक शक्ति केंद्रित होती है। तो इन्होंने कहा जो अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग है उन्हीं के हाथों में जो है शक्ति केंद्रित होती है। लोकतांत्रिक समाज में भी राजनैतिक, श्रमिक संघ के नेता, सार्वजनिक अधिकारी, सेनाध्यक्ष, व्यवस्थापक आदि सब एक ही राजनैतिक दल के सदस्य होते हैं और एक सर्वाधिकवाद संघ के अंग होते हैं। इस संगठित अभिजन के वर्ग में हाथों में जो है संपूर्ण असीमित शक्ति होती है। तो इन्होंने कहा कि जो दल सत्ता में होता है लोकतंत्र समाज में, उसी अल्पसंख्यक लोगों, कुछ ही लोगों के पास जो है शक्तियां हर प्रकार की होती हैं। अगले हैं थर्स्टीन वेबलन। तो इन्होंने साम्यवादी देशों में प्रबंधकीय क्रांति, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, मैनेजेरियल जो है रिवॉल्यूशन की बात की है, प्रबंधकीय मैनेजरियल की बात की कि कैसे प्रबंध किया जाए। तो इन्होंने परिणाम स्वरूप यह देखा कि वर्तमान समय में सारी सत्ता प्रबंधकों के हाथ में है। तो थर्स्टीन वेबलन ने कहा कि आज जो शक्ति है वो प्रबंधकों के हाथ में है, न कि मालिकों के हाथ में। कहीं कहीं मालिक ही प्रबंधक होते हैं। तो इन्होंने कहा शक्ति जो है वह CEO के पास है, आज के पास कंपनी में आ गई है, जिसमें एक वर्ग ही सभी शक्तियों का शामिल हो गया है। इससे वेबलन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। वेबलन क्या कहते हैं
कि उत्पादन व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद का ह्रास अनिवार्य है, परंतु संभव नहीं है कि मजदूर वर्ग शासन स्थापित होगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। प्रबंधकीय क्रांति का सर्वप्रथम अध्ययन जेम्स बरहनम ने किया है। तो प्रबंधकीय क्रांति आई मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ रहे, मैनेजर रहे, उनका जो है राज है। और पूंजीवाद का इन्होंने कहा कि अगर असमानता या आदि को ख़त्म करना तो पूंजीवाद का समाप्ति जो है अनिवार्य है, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि मजदूर वर्ग का शासन कभी स्थापित नहीं होगा और समाज कभी वर्ग विहीन नहीं होगा, अर्थात कभी भी वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है। प्रबंधकीय क्रांति पर सर्वप्रथम अध्ययन जेम्स बर्नहम ने किया है। अगले जो है हमारे थिंकर हैं मिलोवान जिलास। इन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास में साम्यवादी व्यवस्था, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द न्यू क्लास, मिलोवान जिलास। तो द न्यू क्लास में इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था में उभरते अभिजन वर्ग की चर्चा की है। इनके अनुसार सामान्य नौकरशाही अफसरों का एक विशेष वर्ग होता है जिसे नौकरशाही का प्राण कहा जाता है। यह वर्ग जिसमें वे लोग सम्मिलित होते हैं जिसके पास प्रशासनिक एकाधिकार के कारण विशेष अधिकार व आर्थिक मान्यताएं होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, बड़े बड़े संस्थानों के इकोनॉमिक फोरम के अच्छे पोस्ट के जो अधिकारी होते हैं, उनकी बात यहाँ पे जो है जिलास कर रहे हैं। इन्होंने कहा यह वर्ग राजनैतिक दल के उपयोग एक आधार के रूप में करता है और समय के साथ ही वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया है कि राजनैतिक दल भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसे आसानी से साम्यवादी व्यवस्था में अभिजन कहा जा सकता है। तो इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था का अध्ययन किया, लेकिन इन्होंने कहा साम्यवादी व्यवस्था में एक ऐसा वर्ग है जिसका कंट्रोल जो है प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो नियमों का पालन करवा रहे हैं, उनके हाथों में होता है। तो वह धीरे धीरे अपने जो राजनेता हैं या राजनैतिक दल हैं उनको भी अपने कंट्रोल में लिए रहते हैं। तो इन्होंने कहा इससे आसानी से साम्यवादी व्यवस्था में भी एक अभिजन वर्ग देखा जा सकता है, ऐसा जिलास कहते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक बार हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं फिलहाल से। तो मिलोवन जिलास जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास में साम्यवादी व्यवस्था का अध्ययन करके कहा कि साम्यवादी व्यवस्था में एक अभिजन वर्ग होता है जो कि राजनैतिक दल को कंट्रोल में रखता है और बहुत ही मजबूत रहता है। और उसके बाद वेबलिन ने कहा, इन्होंने प्रबंधकीय क्रांति का अध्ययन किया और देखा कि प्रबंधकीय क्रांति में जो है प्रबंधक जो होते हैं वह इतने शक्तिशाली हैं कि वह हर चीज़ों को कंट्रोल में रख रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर प्रबंधकीय व्यवस्था को ख़त्म करना है तो पूंजीवादी व्यवस्था को भी ख़त्म करना होगा। और इन्होंने कहा कि वो भी असंभव है कि पूंजीवादी व्यवस्था कभी ख़त्म हो और वर्ग विहीन समाज आए। उसके बाद रेमंड एरो ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक शासक की तुलना में कुछ ऐसे अभिजन वर्ग हैं जिन्होंने कब्जा करके बैठा है, जो दल और पार्टी के तहत हर पोस्ट पे अपना अधिकार रखते हैं। उसके बाद अर्नल्ड एम रोज ने अपनी पुस्तक द पावर स्ट्रक्चर में कहा कि जो है किसी एक समूह के पास जो है शक्ति नहीं होती है, शक्ति अलग अलग तरह की शक्तियाँ अलग अलग समूहों के पास होती है और इनके हित जो है आपस में टकराते रहते हैं। ये कौन कहते हैं? अर्नल्ड एम रोज। इनके अलावा रॉबर्ट ए डाहल की पुस्तक है हु गवर्न्स, कई बार पूछी भी गई है। तो इन्होंने न्यू हेवंस में अपना अध्ययन किया है। इन्होंने कहा कि एक समूह का एकाधिकार नहीं होता है, अलग अलग समूहों का अलग अलग क्षेत्रों में एकाधिकार हो सकता है। तो इनके सिद्धांत को बाहुलवादी शक्ति संरचना का सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इनके अलावा मैक्स वेबर को आप लोग जानते हैं कि मैक्स वेबर ने त्रिआयामी शक्ति संरचना की बात की है, जिसको हम शून्य का सिद्धांत या जीरो सम थियरी कहते हैं, जिसमें आपका क्लास आ गया, स्टेटस आ गया और पावर आ गया। क्लास के लिए इन्होंने कहा कि बाजार परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं कि बाजार परिस्थिति किसकी है, बाजार में उसको
अवसर कितने मिलते हैं, लाइफ चांस कितने मिलते हैं, उस आधार पे उसका क्लास डिसाइड होता है। स्टेटस की बात की है तो उन्होंने क्या, व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, उससे उसकी प्रतिष्ठा डिसाइड की जाती है। और दल, विभिन्न तरह की पार्टियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।